नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव की। कहते हैं सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य, देश की सबसे बड़ी सियासत का बड़ा विद्यालय माना जाता है। जिसने यूपी जीत लिया, मान लिया जाता है कि दिल्ली में भी वही सरकार बनाएगा। तभी तो जब 2014 में बीजेपी को केंद्र में सरकार बनानी थी तो उसने अपने सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़वाया। अब एक बार फिर यूपी पर ही सबसे ज्यादा चर्चा है। इस बार मौका 2024 के लोकसभा चुनाव का है। इन चुनावों में विपक्षी दलों की साख दांव पर है। वहीं बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है, यानी एक बार फिर मोदी सरकार। इधर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में ईसी तारीखों की घोषणा कर सकता है। संभावनाएं जताई जा रही है कि अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग पहले जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के हालात का जायजा लेना चाहता है। जैसे ही चुनाव आयोग ने यह संकेत दिया कि अप्रैल और मई में चुनाव हो सकते हैं, उसके बाद से विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया, क्योंकि चुनाव की तैयारी के मद्देनजर विपक्ष फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहा है। वहीं यूपी में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आखिर 2024 लोकसभा चुनाव कब होंगे? चुनाव को लेकर क्या है आयोग की तैयारी? खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग 9 मार्च के बाद तारीखों की घोषणा कर सकता है। हालांकि चुनाव के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों का दौरा कर सभी जगहों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 जैसा ही हो सकता है। 2019 में लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 स्तर पर चुनाव हुए थे और इसी तरह 2024 के चुनाव कराए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यानी यूपी की 80 सीटों के लिए बीजेपी पहले ही मिशन 80 को अंजाम देने में जुटी है, तो वहीं इंडी अलायंस को यूपी में ही झटके पर झटके लग रहे हैं। दोनों दल सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी है। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब सपा प्रमुख यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पहले अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि वो रायबरेली या अमेठी में इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने की वजह से वो यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव रायबरेली में भी इस यात्रा में नहीं शामिल होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था, अगर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ रायबरेली की यात्रा में शामिल नहीं होगी। अखिलेश यादव ने दिया 17 सीट का ऑफर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पड़ा असर। मुरादाबाद सीट देने को तैयार नहीं सपा। बिजनौर सीट चाहती है कांग्रेस। अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस को पहले 11 और फिर 17 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया था, जबकि कांग्रेस 20 सीटों की मांग पर अड़ी है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच 20 फरवरी को देर रात तक बातचीत हुई, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। सीट शेयरिंग पर पेच फंसने का असर अब न सिर्फ दोनों दलों के रिश्तों पर पड़ रहा है, बल्कि इसका प्रभाव अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा में दोनों नेताओं का एक साथ आना जनता के सामने एकजुटता के मौके के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ये मौका भी कांग्रेस और सपा गंवा चुके हैं। दोनों दलों के बीच कुछ सीटों को लेकर पेच फंस गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस यहां पर मुरादाबाद और बलिया की सीट की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ये सीट देने के लिए तैयार नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि सपा मुरादाबाद की सीट को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। इसके अलावा कांग्रेस बिजनौर की सीट भी चाहती है, जबकि सपा इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अब तक दोनों दलों के बीच 17 सीटों पर सहमति भी बन चुकी है। पेच बस इन 3 सीटों पर फंस गया है। दोनों ही दल इन सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को अभी भी लग रहा है कि बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है। अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस महासचिव ने कहा, बातचीत चल रही है और सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी भारत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और हम भी चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो। अखिलेश यादव का कल का बयान बहुत सकारात्मक था और हम चाहते हैं कि सीट बंटवारे का फार्मूला जल्द तय हो। वहीं उत्तर प्रदेश में अब आरएलडी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आने का फैसला कर लिया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के वोटिंग में समाजवादी पार्टी गठबंधन को जयंत चौधरी की वजह से घाटा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने बीजेपी गठबंधन के साथ आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। आरएलडी प्रमुख अब एनडीए के समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण बनाए रखने की तैयारी आरएलडी की तरफ से हो रही है।
सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार का राज्यसभा चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इस विस्तार के दौरान आरएलडी से 1 या 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। संभावना जताई जा रही कि जयंत चौधरी के कोटे से एक मुस्लिम मंत्री भी बनाया जा सकता है। जाट वोट बीजेपी के साथ। 2024 चुनाव से पहले जयंत ने चल दिया बड़ा दांव। यूपी में और मजबूत हुई बीजेपी, सपा और कांग्रेस हुए बेदम। जयंत चौधरी अब पश्चिमी यूपी में मोदी योगी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं। हालांकि पहले से उनके वोटर्स बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। इस इलाके में बीते चुनावों के दौरान जाट वोट बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार फिर से ये वोट बीजेपी को ही मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन आरएलडी प्रमुख इस इलाके में अखिलेश यादव के एम वाई समीकरण को ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके लिए मुस्लिम मंत्री बनाने का प्रस्ताव उनकी पार्टी की तरफ से रखे जाने की संभावना है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लेकिन सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन अब दोनों ही पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आ चुकी हैं। गठबंधन में नए दलों के आने के बाद से ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें निकलती हैं और ये किसी भी राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी की राजनीति को समझने के लिए जानकार इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं: पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड। अब इन सभी क्षेत्रों के अपने मुद्दे हैं, अपने समीकरण हैं और अपनी राजनीति भी चलती रहती है। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, मुस्लिम और दलित समाज के जाटव समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। पश्चिमी यूपी की खासियत यह है कि यहाँ पर इन जातियों का बोलबाला पूरे राज्य के लिहाज से सबसे ज्यादा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यूपी में मुस्लिम मतदाता 20% के करीब है, लेकिन बात जब अकेले पश्चिमी यूपी की आती है तो यहाँ ये आंकड़ा बढ़कर 32% पहुंच जाता है। इसी तरह पूरे यूपी में जाट समाज 4% के करीब बैठता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनकी संख्या 17% हो जाती है। पूरे राज्य में दलित वर्ग 21% है, लेकिन अकेले पश्चिम में ये 26% है। यहाँ भी 80% जाटव समुदाय वाले हैं। यूपी का पूर्वांचल इलाका भी अपनी एक अलग सियासत के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 26 सीटें निकलती हैं। 130 विधानसभा सीटें होती हैं। पूरे यूपी की ही 32% आबादी इस पूर्वांचल में रहती है। इसे यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और किसानों की यहाँ निर्णायक भूमिका रहती है। लेकिन पिछड़े होने के बावजूद देश को 5 प्रधानमंत्री देने वाला इलाका भी ये पूर्वांचल ही है। इस क्षेत्र में राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला रहता है। पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा जैसे जिले आते हैं। पूर्वांचल के बाद अगर यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो है अवध। इसे जानकार मिनी यूपी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी पार्टी के लिए जीत का मतलब होता है पूर्वांचल में भी अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 12% के करीब रहती है, जबकि 7% ठाकुर और 5% बनिया समाज भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है। ओबीसी वर्ग का 43% हिस्सा भी अवध में रहता है। यहाँ भी यादव समाज 7% के करीब है। कुर्मी समुदाय भी 7% ही चल रहा है। अवध से कुल लोकसभा की 18 सीटें निकलती हैं। बुंदेलखंड यूपी का वो क्षेत्र है जो कई बार जल संकट की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। बुंदेलखंड इलाके से लोकसभा की 5 सीटें निकलती हैं और ये क्षेत्र ओबीसी और दलित वोटरों की वजह से निर्णायक माना जाता है। इस इलाके में सामान्य वर्ग के कुल 22% वोट है और सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। वैश्य समाज भी यहाँ पर अच्छी तादाद में है और यहाँ इसके अलावा ओबीसी की अहम जातियां जैसे कि कुर्मी, निषाद, कुशवा भी बुंदेलखंड में सक्रिय हैं। इनकी कुल आबादी 43% के करीब बैठती है। बुंदेलखंड में दलित वोटर की बात करें तो वो भी 26% के आसपास है। उत्तर प्रदेश फतेह करने के लिए जातियों की समझ ही सब कुछ है। यहाँ विकास के नाम पर वोट तभी मिलता है जब जातियों को सही तरह से साधा जाए। यूपी की राजनीति समझने के लिए जातियों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बात चाहे ओबीसी की हो, मुस्लिम की हो या सवर्ण समाज को साधने की, सभी का यूपी की सियासत में अहम योगदान रहता है। जिसने इन जातियों को साध लिया, यूपी उसने ही फतेह किया है। फिलहाल एनडीए गठबंधन यहाँ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।